बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि Kc की वैल्यू जो है उसको किस तरह ड्राइव करना है जनरल रिएक्शन की मदद से। तो Kc जो है वो एक जनरल रिएक्शन के लिए था। आज जो है उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक एक्चुअल अगर रिएक्शन है तो उसके लिए Kc एक्सप्रेशन किस तरह लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये प्रोडक्ट है। तो इसका Kc एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ये होता है कि जिस तरह ये Kc लिखें इज इक्वल टू, सामने लाइन लगा लें, ऊपर जो है वो आपने प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है वो रिएक्टेंट्स लिखेंगे। लिखने का तरीका आप पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स की शक्ल में इनको लिखा जाता है। अब यहाँ पर ऊपर हमने लिखने हैं प्रोडक्ट्स हैं NO को यहाँ पर लिखेंगे और ये आप पढ़ चुके हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में लिखा जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देंगे। इसके बाद इसके स्टार्ट में ये 2 लिखा हुआ है जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसके ऊपर रेज टू पावर की शक्ल में लिखा जाएगा। हमने पढ़ा था कि ये इसका कोफिशिएंट की शक्ल में जो चीज़ है ये असल में है नंबर ऑफ मोल्स, तो कोफिशिएंट जो है वो रेज टू पावर की शक्ल में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है प्रोडक्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अगर स्टार्ट में कोई नंबर दिया गया है तो उसको रेज टू पावर की शक्ल में लिख देना है। इसी तरह अगर इसके बाद कोई और प्रोडक्ट होगा तो उसको नेक्स्ट हम उसी तरह लिख देंगे, दरमियान में किसी किस्म की कोई सिंबल नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, लिहाजा हमने उसको लिख दिया। उसके बाद जो है वो लाइन के नीचे यहाँ पर हमने लिखना है रिएक्टेंट्स को, नाइट्रोजन यानी N2 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद दूसरा रिएक्टेंट है O2 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स। दोनों के दरमियान में किसी किस्म की कोई सिंबल नहीं आएगी। अब इसके स्टार्ट में कोई नंबर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर रेज टू पावर में भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। इसी तरह O2 जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, लिहाजा हम इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हम Kc एक्सप्रेशन किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू, उसके बाद लाइन लगानी है, प्रोडक्ट्स जो है उनको ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखना है। प्रोडक्ट्स आमतौर पर एक ही होते हैं और बाद सूत्रों में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई रिएक्शन आ जाए तो इसके बाद आपने पहला प्रोडक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आप साथ इस तरह लिख सकते हैं। नीचे जो है वो आपने रिएक्टेंट्स को लिखना है। रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे उनको इसी तरह लिखते जाना है, उनके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, दरमियान में कोई सिंबल नहीं आएगी। और अगर किसी का कोई कोफिशिएंट है यानी स्टार्ट में कोई नंबर है तो वो उसके ऊपर रेज टू पावर की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह हमारे पास Kc एक्सप्रेशन जो है ये लिखने का तरीका है। इसको सही लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर जो है अगर हमने किसी भी रिएक्शन में कोई भी यूनिट कैलकुलेट करने हैं तो इसी की मदद से कैलकुलेट होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो भी इसी की मदद से होंगे। Kc एक्सप्रेशन अगर सही लिखा गया है तो उसके बाद जो है वो चीज़ें सिंपल होती हैं। तो ये है Kc एक्सप्रेशन किसी भी एक्चुअल रिएक्शन के लिए लिखना। जो लास्ट हमने कल ड्राइव किया था वो एक फर्जी रिएक्शन था, ये एक एक्चुअल रिएक्शन के लिए Kc एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने पढ़नी है कि Kc को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी डेफिनेशन को भी समझने के लिए हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा ये है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट यहाँ तक, और दूसरा हिस्सा है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये 2 हिस्से हैं। इस हिस्से की रेशो इस हिस्से के साथ, यानी इन दोनों हिस्सों को जिनको हमने अलग अलग किया है, इन दोनों की आपस में जो रेशो है उस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc कहा जाता है। जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो उसमें भी जो हमने ये लिखा है Kc इज इक्वल टू, और ये लाइन इसके ऊपर जो लिखा गया है ये डेफिनेशन का पहला हिस्सा है ये वाला, और जो नीचे लिखा गया है ये डेफिनेशन का ये वाला दूसरा हिस्सा है वो नीचे है। तो असल में इन दोनों हिस्सों के दरमियान ये एक रेशो है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc कहा जाता है।
अब इसमें हम जो है वो नीचे वाला जो हिस्सा इसको पहले पढ़ेंगे, ऊपर वाले हिस्से में थोड़ी सी अगर बराह रास्त पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन है, वो इसलिए इसमें प्रोडक्ट 2 बार आता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये नीचे वाला हिस्सा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट से मुराद है हासिल ज़रब, जो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट हासिल ज़रब को कहते हैं। किस चीज़ का हासिल ज़रब? ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स, कि हमने जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनको लिख लें और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो उनकी रेज टू पावर लिख लें, उसके बाद उसका जो हासिल ज़रब होगा वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट्स। ये नीचे वाली लाइन और ये वाला लाइन ये एक ही चीज़ है। अब अगर हम इस इक्वेशन को फर्ज करें N2 प्लस H2 रिएक्ट टू फॉर्म NH3, अब इसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें जो हम रेशियो की बात करते हैं उसमें ऊपर वाली जो ये वाली पहली रेशियो है ये प्रोडक्ट्स की होती है, प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे वाली है या ये वाली है वो रिएक्टेंट की होती है जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो Kc इज इक्वल टू, अब ये रेशियो है, वही डेफिनेशन है, वही ये फार्मूला है और वही ये Kc एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू, ये हमने लाइन लगा दी। अब पहले हम नीचे वाली की बात कर रहे हैं, वो ये है, और नीचे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं N2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स H2 स्क्वायर ब्रैकेट और उसके साथ इसके कोफिशिएंट को पावर की शक्ल में हमने लिख लिया। अब ये है क्या? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब जो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनकी कंसंट्रेशंस और साथ में क्या करना है, उनकी रेज टू पावर ये लिख लेनी है। ये हमने सारी चीज़ें लिख ली, ये रिएक्टेंट्स हैं और इनकी कंसंट्रेशंस और साथ में इनकी रेज टू पावर, इनके कोफिशिएंट, सारी चीज़ें फर्ज कर ली, यानी इसमें शामिल कर ली। उसके बाद इनका हासिल ज़रब जो आएगा वो ये है, इस फॉर्म में सिंबॉलिकली लिखें या फार्मूला में इस तरह लिखें या इस डेफिनेशन में इस तरह लिखें, ये एक ही चीज़ है, ये और ये तो वर्ड्स भी सेम है। ये उसकी जो है वो एक्चुअल या प्रैक्टिकल फॉर्म है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो उनकी जो है वो कंसंट्रेशन और उसके बाद रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, ये चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद उनका हासिल ज़रब, प्रोडक्ट जो हासिल ज़रब है वो सबसे पहले आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है किस चीज़ का? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, कि ये हासिल ज़रब है किस चीज़ का? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का और साथ में उनके जो कोफिशिएंट हैं वो उनकी रेज टू पावर, जिस तरह इसमें ये एक कोफिशिएंट है इसको रेज टू पावर लिख लिया, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसके बाद उनके कोफिशिएंट लिख लिए, इसके बाद इनका जो हासिल ज़रब बनेगा ये चीज़ें हमने कंसिडर कर ली, ये इसकी जो है वो फार्मूला की शक्ल में है, ये एक लाइन की शक्ल में है, ये डेफिनेशन का हिस्सा है, तीनों एक ही चीज़ है। अब पहले वाली चीज़ जो ऊपर आनी है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहला जो प्रोडक्ट है इससे मुराद है हासिल ज़रब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये वाला जो प्रोडक्ट है इससे मुराद केमिकल रिएक्शन में जो नई चीज़ें बनी हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो NH3 है ये प्रोडक्ट है ये वाला, और ये वाला प्रोडक्ट है हासिल ज़रब के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट एक ही है, तो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट साथ में कंसिडर होगा, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन हासिल ज़रब है किस चीज़ का? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनकी रेज टू पावर, उनका ये प्रोडक्ट है, इनका हासिल ज़रब उसकी रेशो है किस चीज़ के साथ? जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर, उनका जो हासिल ज़रब होगा उसके साथ। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, ऊपर हमने लिखने हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन और उनके जो कोफिशिएंट है उनको पावर की शक्ल में लिखकर उससे जो हमें हासिल होगा वो उसकी रेशो है वो ऊपर आएगी। किस चीज़ के साथ रेशो है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन साथ में उनके जो कोफिशिएंट उनकी रेज टू पावर, उसका जो हासिल ज़रब होगा उसके साथ। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और इसकी रेशो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट के हासिल ज़रब के दरमियान। तो बेसिकली ये रेशो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान, और प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में चीज़ें कौन कौन सी आनी हैं? उनकी कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट रेज टू पावर,
और उनका जो हासिल ज़रब होगा वो प्रोडक्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें ऊपर और रिएक्टेंट्स के लिए सारी चीज़ें नीचे, तो ये दो चीज़ों के दरमियान रेशो बन जाएगी। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, जब केमिकल रिएक्शन जो है वो तवाज़न की हालत में होता है तो इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो चुका होता है। उसके लिए हम जो है वो केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इससे जो है हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि केसी की इक्विलिब्रियम में जो है वो वैल्यू क्या है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से हमने किसी चीज़ की जो है वो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। केसी के यूनिट्स क्या होंगे, तो इस तरह की कैलकुलेशन हम इसके जरिए कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने करना है इसके यूनिट्स। तो केसी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके यूनिट्स का होना लाजमी नहीं है, इसके कोई तयशुदा यूनिट नहीं होते। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं। बाज़ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें केसी के कोई यूनिट नहीं होते, बाज़ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें केसी के यूनिट्स होते हैं, और जिन रिएक्शन में केसी के यूनिट्स होते हैं उनमें भी ये यूनिट्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 रिएक्ट टू फॉर्म HI। अब इसमें अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केसी इज इक्वल टू, लाइन लगाएंगे, ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखने हैं HI स्क्वायर ब्रैकेट्स, और कोएफिशिएंट 2 है वो रेज़ टू पावर की शक्ल में चला गया। नीचे रिएक्टेंट्स H2 और I2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इनका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लिहाजा हम ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। अब जब हमने इसके यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो HI ये प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है। अब इसमें हम पढ़ चुके हैं कि इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखी जाती है, लिहाजा, और उसको जाहिर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, लिहाजा हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी कंसंट्रेशन होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिस तरह यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन रेज़ टू पावर 2 है तो ये हम ब्रैकेट्स लगाकर ऊपर लिख देंगे रेज़ टू पावर 2। इसी तरह हाइड्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इनकी कोई ऊपर जो है वो रेज़ टू पावर नहीं है, लिहाजा हम नहीं लिखेंगे। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ऊपर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है लेकिन स्क्वायर है, यानी कि 2 बार ये यूनिट आया है। नीचे जो है ये 2 बार आया है यूनिट, एक बार ये और एक बार ये, तो ऊपर भी यूनिट ये 2 बार है, नीचे भी 2 बार है, 2 बार और नीचे 2 बार, ये कैंसिल हो जाएंगे और कोई यूनिट बाकी नहीं बचेगा। तो इस रिएक्शन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होता। इसके बाद हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। अब इसमें हम केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पहले जो है वो ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट्स NH3 रेज़ टू पावर 2 यहाँ से, इसी तरह जो है वो N2 और H2, और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 3 है वो इसके ऊपर पावर की शक्ल में आ जाएगा। अब इनके हमने यूनिट्स लिखने हैं, तो यूनिट जो है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और रेज़ टू पावर 2 है वो इसी तरह साथ लिखी जाएगी। नाइट्रोजन, इसके लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन साथ में रेज़ टू पावर 3 है वो इसके ऊपर लिखा जाएगा। अब इसमें ऊपर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 बार है, ये पावर 2 है, और नीचे जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब 4 बार है, 1 बार ये और 3 बार ये 4 बार है। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाला 2 बार कैंसिल होगा और नीचे 2 बार कैंसिल हो गया और 1 बार वाला 2 बार वाला बच गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया, नीचे ये यूनिट 2 बार बचा, इसकी रेज़ टू पावर 2 लिख दी, लेकिन ये नीचे है, इसको हमने यूनिट्स की शक्ल में लिखना है तो ऊपर लेकर जाएंगे। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ब्रैकेट्स जो है उसको हमने ख़त्म करना है, यहाँ पर मोल जो है वो 2 हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब -6 होगा। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मोल जो है वो -2 हो जाएगा और डेसीमीटर क्यूब +6 हो जाएगा। इस तरह ये इसके यूनिट्स हैं। इस तरह हम कोई और रिएक्शन फर्ज करेंगे तो उसमें भी हो सकता है यूनिट्स हों, हो सकता है ना हो, और अगर यूनिट हों तो वो ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ये आज का आपका लेसन है। इसमें आपने जो याद करना है, इसमें कल जहाँ पर लेसन ख़त्म किया था उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हैं, पेज नंबर 8 के आखिर में और पेज नंबर 9 के स्टार्ट में। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने करनी है। उसके बाद पेज नंबर 9 के आखिर में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पे जहाँ तक ये एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम 9.1 के ऊपर तक, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपने याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।